हेलो यूपीएससी वॉरियर्स, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज का चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, क्लास 11th इकोनॉमिक्स। तो रूरल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली हम विलेजेस की बात कर रहे हैं। तो विलेजेस में सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि पिछले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉवर्टी किस तरीके से एक मेजर चैलेंज थी इंडिया के अंदर, राइट। तो अब हमने ये भी देखा था कि पॉवर्टी जब एक बड़ा चैलेंज थी तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, वो रूरल एरियाज़ में। कि भाई जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं अर्बन एरियाज़ एंड रूरल एरियाज़ में तो पॉवर्टी एग्जिस्ट मोर इन रूरल पीपल, ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंटली रूरल डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि पॉवर्टी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट वहाँ का करो ताकि वहाँ ग्रास रूट लेवल से वो चीज़ ऊपर डाइवर्ट हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने ये भी देखा कि रूरल एरियाज में जितने भी पुअर पीपल रहते हैं वहाँ पर उनको क्या नहीं है, एक्सेस टू नेसेसिटी नहीं है। वहाँ पर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं। आप सैनिटेशन की बात कर सकते हैं, क्लीन वाटर की बात कर सकते हैं। दे हैव नो एजुकेशन, दे हैव नो हेल्थ। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं। और हमें पता है कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सोर्स इन लाइवलीहुड है। हमें पता है 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में एग्जिस्ट करती है एंड इट इज़ गिविंग समथिंग 17% इनटू द जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है वो एक बड़ा लैग हम लोगों को इस सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया। तो महात्मा गांधी जी ने एक बार ऑलरेडी कहा हुआ है कि अगर आपको इंडिया की ग्रोथ करनी है, रियल प्रोग्रेस लेकर आनी है, तो सबसे पहले हमें कहां पर फोकस करने की जरूरत है, रूरल एरियाज, इवनली विलेजेस में प्रोग्रेस करने की जरूरत है। हमें इंडस्ट्रीज से ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा कहां पर फोकस करने की जरूरत है, कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर फोकस करने की जरूरत है अगर हमें रियल सेंस में डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट हमारे कहाँ है, हमें पता है कि रूरल एरिया को हम सेंटर बनाएंगे और वहां से हम लोग जो है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच लेकर जाएंगे। टॉप टू बॉटम अप्रोच में क्या होता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आ पाता है और ट्रिकल डाउन नहीं हो पाती हैं चीज़ें, ठीक है। लेकिन जब हम बॉटम टू टॉप अप्रोच लेकर जाते हैं तो चीज़ें जो है वो निचले लेवल से ऊपरी लेवल तक जल्दी पहुंचने का सेंस रहता है। नाउ जब हम बात करें कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें रूरल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम जब रूरल डेवलपमेंट को देखेंगे तो सिटीज़ बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रो हो रही हैं, दे आर फास्ट ग्रोइंग हब्स। तो हम लोग इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये क्या हो रही हैं, वो जल्दी डेवलप हो रही हैं। और हमें ये पता है कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जितनी मैं बात की 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। और फिर भी उसके अंदर इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर किसी चीज़ के अंदर लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और प्रोडक्टिविटी ना हो और होने की वजह से लोगों के वहां पर उन लोगों की पर कैपिटा भी अच्छी ना हो, तो हमें उस सेक्टर को इंप्रूव करने की जरूरत है। इस वजह से हम लोग किस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे। नाउ हमें यह भी पता है, इसी वजह से ये रीजन है कि इंडिया जो है, हम लोगों को डेवलप अगर देखना है तो वहां पर हमें रूरल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रियल प्रोग्रेस जो है वो रूरल एरिया से ही बिलोंग करती है। इफ आवर नेशन हैज टू रियलाइज रियल प्रोग्रेस, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ रूरल डेवलपमेंट एरिया। नाउ व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, हम डेवलप कर रहे हैं, हम लोग विकास कर रहे हैं किन एरियाज का, विलेजेस का। उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट। हम लोग विलेजेस में क्या प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें, हेल्थ प्रोवाइड करें, सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, वाटर प्रोवाइड करें। तो यही आपका क्या है, रूरल डेवलपमेंट है। तो रूरल डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। हम लोगों को कहाँ पर फोकस करना है, जहां पर विलेजेस में कोई चीज लैग कर रही है वहां पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहली चीज, विलेजेस में प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, कहां पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज एंड विलेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन रिसोर्स। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, द नॉलेजेबल पर्सन जो आपकी इकोनॉमी के अंदर और ह्यूमन कैपिटल को जनरेट कर रहा है, दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स में सबसे पहले तो वही नहीं है विलेजेस में। विलेजेस में लिटरेसी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। वहाँ पे स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो भी गवर्नमेंट स्कूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपकी इन एडिकेसी, इन नॉलेजेस हैं। नाउ देन फीमेल लिटरेसी, उसमें भी फीमेल जो है वो पिछड़ी हुई है। इसके बाद एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, लोगों के पास अनस्किल है। इसी वजह से हम लोग जो है वो एमजी नरेगा स्कीम को चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट नहीं है। तो अनस्किल्ड लेबर्स के लिए हम वो काम कर रहे हैं, क्योंकि स्किल क्यों नहीं है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है वहाँ पे। इसके बाद हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में प्रॉब्लम है ना हो। अगर सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ, यहाँ पर हम लोगों को वाटर भी सही से उन लोगों को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ डिसीजेस भी जो है वो उन लोगों के यहाँ पे रहती है ना हो। लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं। लैंड रिफॉर्म्स जब हमने बात की तो ये भी देखा कि वहाँ पर जैसे लूप होल्स बहुत ज़्यादा थे लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। तो लैंड रिफॉर्म्स जो है वो लूप होल्स की वजह से किसी किसी एरिया में रेस्ट्रिक्ट रह गए और वो
वहाँ पर काम सही से नहीं कर पाए। थर्ड हम बात करें तो हर लोकेलिटी में प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी, जैसे कि अगर एक लोकेलिटी और वहाँ पर कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उन रिसोर्सेज का सस्टेन्ड एंड सही तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, और एग्रीकल्चर है तो इरीगेशन पर फोकस करने की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रिसिटी पर। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट गिविंग। क्रेडिट मतलब क्या होता है? लोन्स देने में, क्योंकि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इज अबाउट गिविंग द इनपुट्स, और इनपुट्स कहाँ से आएंगे? लोन से। तो क्रेडिट हो गया, इरीगेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गई, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द विलेज रोड्स, है ना, रोड्स अच्छी होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, तो रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्रीज तक अच्छा पहुंचेगा इस वजह से। देन हाईवेज हैं, है ना, एग्रीकल्चरल रिसर्च है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर काम करती हैं। नाउ स्पेशल मेजर्स फॉर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। ना हम लोगों को पॉवर्टी से लड़ने के लिए भी कुछ एलिविएशन प्रोग्राम्स लेने होंगे, क्योंकि हमें पता है कि पॉवर्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? रूरल एरियाज़ में एग्जिस्ट कर रही है, और वहाँ के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी हमें क्या करना होगा? इन्हांस करना होगा। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी होंगी। हम लोग, जो भी लोग वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें फार्मिंग एक्टिविटीज़ से उनको कहाँ से कम कराना होगा? कहाँ ट्रांसफर करना होगा? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, जो सबसे बड़ा एम है हमारा, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एग्जिस्ट कर रही है, हमें उसे वहाँ से निकाल कर कहीं और सेक्टर में डाइवर्ट करना होगा, एंड दैट इज द नॉन फार्म एक्टिविटीज अलॉन्ग विद इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर, राइट। नाउ ठीक है, तो हम लोगों को फार्मिंग कम्युनिटीज में क्या देने होंगे? कुछ चीज़ें देनी होंगी, प्रोवाइड करनी होगी, ताकि वहाँ की जो ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब बढ़ जाएं। इसके साथ साथ वहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उन्हें डाइवर्ट्स करने की ज़रूरत है, लोगों को फार्म एक्टिविटीज़ से नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ नॉन फार्म एक्टिविटीज़? जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो भी रॉ मटेरियल निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक कैचअप है, हम लोग जो टोमेटो यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो एग्रीकल्चरल लोग हैं, रूरल पीपल हैं, वो टोमेटो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी को सोल्ड कर रहे हैं। रादर देन गिविंग द टोमेटो इन द मार्केट, दिस should give the ketchup in the market which has more input value added material, so वहाँ पर आपको पैसा ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और फूड प्रोसेसिंग उसको हम कहते हैं। सेकंड, आपको वहाँ पर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, होम्स में एजुकेशन, ये सारी चीज़ें देनी होगी, जिससे आपका जो रूरल डेवलपमेंट है वो रैपिड और एक्सपेंशन हो जाए। नाउ आप ये भी देखो, इट वाज ऑब्जर्व इन द अर्लियर चैप्टर कि भाई एग्रीकल्चर जो है उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी बहुत कम था, लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन बहुत अच्छा था, है ना। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी जो है वो एजुकेशन में डिक्लाइन कर रहा है, इस वजह से हम ये देख रहे हैं, और पॉपुलेशन भी कितनी ज़्यादा है और उसमें भी कमी नहीं हुई है, ठीक है। जब रिफॉर्म्स हम लोगों ने किए थे, लैंड रिफॉर्म्स की बात कर लो, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करो, तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट थी वो 2.3% 1990s के बाद पर एनम हो रही थी, जो हमारे पहले वाले ईयर से, मतलब कि हम लोगों ने ऐसा क्यों देखा कि 1990s में एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो कम है? ऐसा क्यों है? क्योंकि 1991 में हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए थे, तो हम लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया? इंडस्ट्रीज में किया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर हम थोड़ा कम ध्यान दे पाए, और वहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो गई? कम हो गई। इसके साथ साथ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है एग्रीकल्चर में, और इसके साथ साथ वहाँ पर कोई और अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। आपको सिर्फ फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज़ काम करनी है, ठीक है, फार्मिंग में काम करना है, एग्रीकल्चर में काम करना है। व्हाट अबाउट द नॉन फार्मिंग और सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में हमें उनको क्या करना होगा? लेना होगा, ताकि वहाँ पर काम अच्छे से हो जाए, लोग जो है उनकी इनकम अच्छी हो, जनरेट हो, लोग वहाँ पर जो इन्वॉल्व्ड हैं उनकी पर कैपिटा अच्छी हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं, इससे क्या होगा? हमारा रूरल डेवलपमेंट होगा। रूरल मतलब क्या होता है? वहाँ पे जो विलेजेस में पीपल एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें हमें क्या करवाना है? डेवलप कराना है। डेवलप मतलब इनको हमें एजुकेशन देनी है, इनको हमें हेल्थ देनी है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ देनी है, सैनिटेशन देनी है, ठीक है। इसके साथ साथ एजुकेशन लिटरेसी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें और भी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, जैसे कि क्लीन वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें हम इनको प्रोवाइड करेंगे तो रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारे इंडिया में जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? लोन्स आते हैं, क्रेडिट सिस्टम आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जब हम इनपुट्स डालते हैं तो इनपुट्स के जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे? वो लोन से आएंगे, ठीक है, लोन से आएंगे, क्रेडिट से आएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में वो हम पढ़ेंगे। मार्केटिंग कैसे इंडिया में चलती है एग्रीकल्चर की वो पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एग्रीकल्चरल मार्केट जो है इंडिया में प्रॉब्लम है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ कैसे हम रूरल डेवलपमेंट
से कर सकते हैं ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? फॉर्मल लोन्स। हमारे इंडिया में इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लोन्स चलते हैं। इनफॉर्मल लोन्स क्या होते हैं? ऐसे लोन्स जहाँ पे मनी लेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे लोन्स जहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके जो इनफॉर्मल पीपल हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे कोई लिखाई वगैरह नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, कोई भी कोलेट्रल नहीं चाहिए होता। लेकिन फॉर्मल लोन्स में क्या चाहिए होता है? आपको कोलेट्रल चाहिए होता है, इंटरेस्ट रेट्स भी आपकी कंटिन्यूअस में रहती हैं, जितनी अभी हैं वो अगले साल उतनी ही रहेंगी। इसके साथ साथ आपकी यहाँ पर कोलेट्रल रखनी पड़ती है ना। तो और फॉर्मल मतलब कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, बैंकिंग सर्विसेज होती है, इन्वॉल्व डेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्मल लोन्स में आती हैं। तो यहाँ पर हम क्रेडिट की बात करेंगे और मार्केटिंग की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट की, दैट इज लोन स्कीम। किसकी बात कर रहे हैं हम? लोन्स की। तो आपकी जो रूरल इकोनॉमी है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? वो जैसे कि हमें पता है एग्रीकल्चर में आप क्या डालोगे? इनपुट्स डालोगे, लाइक फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, इनके लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? आपका लोन से आएगा। दैट इज द थिंग। कैपिटल से आएगा, सॉरी कैपिटल है वो कहाँ से आएगी? आपकी लोन से आएगी। तो हमें क्या करना है? कैपिटल चाहिए अपनी चीज़ों को, इनपुट को एग्रीकल्चर फील्ड में डालने के लिए टाइम टू टाइम, जिससे एग्रीकल्चर में अच्छी प्रोडक्टिविटी हो। और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हमें अच्छा करना है, लाइव स्टॉक्स अगर हमें प्रोडक्शन करवाना है, तो भी हम लोग को क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। और वो कहाँ से आएगी? वो लोन से आएगी। और जो पीरियड होता है क्रॉप्स को उगाने का, मतलब कि जो सो करने का पीरियड होता है, जब हमने सीड्स को लगाया है और उनको हार्वेस्ट किया है, उसकी जो बीच का टाइम होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल लेबर को ज़्यादा नहीं कर रही होती है, क्योंकि उनके पास वो टाइम खाली होता है। दे हैव अदर थिंग्स वो जो कर सकती हैं, और उसमें वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कर सकती हैं या जॉब्स कर सकती हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो वो बहुत बड़ा टाइम होता है गेस्टेशन पीरियड, जो उनकी सोइंग एंड हार्वेस्टिंग का होता है। तो अब उन्हें क्या करना होगा? उन्हें अलग सोर्स से अपनी इनकम कमानी होगी, जैसे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज, जिसमें हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग की बात की, लाइव स्टॉक्स की बात करी, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग की बात करी, है ना। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। इस टाइम पे जब वो पैसे की बात करते हैं कि भाई हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि अभी सोइंग हुई है, उसके बाद हार्वेस्टिंग कम से कम 4-5 महीने बाद होगी। तो एक लॉन्ग पीरियड है, इसमें जो हम खाना खाएंगे, इसमें हम शादी करवाएंगे अपने बच्चों की, इसके बाद यहाँ पे क्लोथ्स लाएंगे, कोई फेस्टिवल है उसे मनाएंगे। तो वो कहाँ से करते हैं? वो आप लोग कहाँ से करते हो? वो आप लोन से करते हो। और लोन्स आप या तो फॉर्मल लेते हो या इनफॉर्मल लेते हो, और यहीं पर आप फंस जाते हो। नाउ जब इंडिपेंडेंस हुई थी, हम लोग आज़ाद हुए थे, तब मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि मैंने बताया, जब हमारी ब्रिटिश रूल चल रहा था और उस टाइम पे इंटरमीडियरीज, जमींदार्स बहुत थे, है ना, मनी लैंडर्स बहुत थे। तो वो क्या करते थे? वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट्स जो है वो फार्मर्स को कहते थे कि आपको ना हाई इंटरेस्ट रेट्स पर लोन लेना होगा। तो वो हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लेते थे। अब क्या हुआ? कोई वेदर कंडीशन खराब हो गई, वेदर खराब हो गया, या आपकी जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी, तो अब उनकी जो फसल है वो खराब हो गई, अब उससे उतना पैसा जनरेट नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब उनको लॉस हो गया। लॉस हो गया तो अब वो पैसा पे नहीं कर सकते, रीपे नहीं कर सकते। तो रीपे नहीं करेंगे तो वो फिर से और लोन लेंगे, तो वो एक डेट ट्रैप की कंडीशन आ जाती है ना। तो जो मनी लैंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते थे? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। इंडिया हैज मोर देन 86% ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। और लैंडलेस लेबरर्स को भी वो एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि उन पे हाई इंटरेस्ट रेट्स वो लगाते थे, उनको मैनिपुलेट करते थे, उनके अकाउंट्स में जितने पैसे लिखे होते थे वो उससे ज्यादा लिखते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। और इसी कंडीशन से क्या बनती थी? डेट ट्रैप की सिचुएशन। डेट ट्रैप कैसे हुआ मैंने बताया आपको। नाउ एक चेंज हम लोगों ने 1969 के बाद देखा है। 1969 में हम लोगों ने बैंकिंग सॉल्यूशंस लिए थे, जैसे कि 1969 में हम लोगों ने 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था। तो उस टाइम पे हमने बैंकिंग को अपने हाथों में लिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने एक अप्रोच अपनाई थी, और उसके बाद हम लोगों ने एक चेंज देखा था, क्योंकि अभी तक सब कुछ जो है वो इनफॉर्मल क्रेडिट चल रहा था। लोग जो हैं रूरल एरियाज के जो फार्मर्स हैं, वो कहाँ से पैसा लेते थे? इनफॉर्मल तरीके से पैसा लेते थे। अब 1969 में हमने क्या कर दिया? थोड़ा सा फॉर्मलाइजेशन कर दिया बैंकिंग सिस्टम का, लोन्स जो है हमने फॉर्मल कर दिए। तो 1969 से फिर क्या हुआ? इंडिया ने बैंकिंग सिस्टम जैसे ही अडॉप्ट किया, तो एक चेंज हम लोगों ने देखा कि लोग अब फॉर्मल सेक्टर से भी लोन ले रहे हैं। तो हमारा पहला अप्रोच जो है वो यही बना सही करने का एग्रीकल्चर सेक्टर के क्रेडिट सिस्टम को, कि हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम को एग्रीकल्चर के अंदर जोड़ दिया। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, दैट वाज नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या करती है? ये 1982 में क्या हुई थी? बनी थी, ठीक है, सबसे पहली बात। और नाबार्ड करती क्या है? ये जो है वो एग्रीकल्चरल लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये क्या करती है? एग्रीकल्चरल लोन्स प्रोवाइड करती है, रीफाइनेंस करती है। व्हाट इज द मीन ऑफ रीफाइनेंसिंग? रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रीफाइनेंसिंग? रीफाइनेंसिंग का मतलब होता है कि ये एक बड़ी बैंक है, इसने छोटी छोटी बैंक्स को पैसा दिया और कहा कि आप जो है वो एग्रीकल्चरल एरिया में क्या दीजिए? लोन्स दीजिए, फॉर्मल लोन्स दीजिए। तो ये क्या किया? इन्होंने पैसा इनको दिया,
ठीक है, इन्होंने पैसा फार्मर्स को दिया। तो पहले कौन फाइनेंस कर रहा है? नाबार्ड इन बैंक्स को फाइनेंस कर रही है और ये बैंक्स फिर फार्मर को। तो नाबार्ड क्या कर रही है? रीफाइनेंस, 2 बार फाइनेंस हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रीफाइनेंसिंग। तो नाबार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीफाइनेंसिंग ऑफ द लोन्स टू द एग्रीकल्चरल यूनिट्स, एग्रीकल्चरल पीपल। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड अप्रोच क्या अपनाई? सेकंड हम लोगों ने नाबार्ड का फॉर्मेशन किया एंड थर्ड वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1960-70s में हुआ था, जिसके अंदर इतना सारा हम लोगों ने चेंज देखा। व्हाट वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर हम बात करें, जिसने हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा रिफॉर्म कर दिया। उसमें क्या था एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स में कि भाई आपका जो इंडिया एक डिपेंडेंट इकोनॉमी था इन एग्रीकल्चर ऑन द अदर कंट्रीज और अदर डेवलप्ड नेशंस, आज वो सेल्फ सफिशिएंट है उस इकोनॉमी के अंदर, उस सेक्टर के अंदर। तो ऐसा क्या हुआ इस ग्रीन रेवोल्यूशन से? सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने HYV सीड्स को यूज़ किया, इसके साथ साथ हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया, इसके साथ साथ हमने इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया, जिसकी वजह से हमारी जो फील्ड है उसके अंदर जो क्रॉप थी उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से हम लोग इतना प्रोडक्शन करने लग गए फील्ड के अंदर कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो ग्रीन रिवोल्यूशन वाज द थर्ड अप्रोच व्हिच गेव अस द सेल्फ सफिशिएंसी इनटू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अच्छा ठीक है, नाउ ओके, नाउ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अगर हम आज की बात करें, रूरल बैंकिंग की आज की, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं रूरल प्लेस पर या विलेजेस में। सबसे पहले तो आरआरबीज एज अ रीजनल रूरल बैंक्स जो स्टैब्लिश हुई हैं। सेकंड आपकी कोऑपरेटिव्स, जो आपकी नाबार्ड होती है वो इन्हीं बैंक्स को रिफाइनेंस करती है आरआरबीज को, तो कोऑपरेटिव्स बन रही हैं, आरआरबीज हैं, इसके साथ साथ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं जिसको हम एलडीबीज कहते हैं। तो इनका एम क्या ही है? हमारा एम बस यही है कि हम जो लोन्स हैं वो चीपर रेट्स पर किनको दे पाएं? फार्मर्स को दे पाएं, क्योंकि दे नीड दैट फॉर देयर इनपुट्स और उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना होना पड़े। नाउ रिसेंटली हम एक फेनोमेना देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। व्हाट आर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब क्या है? यहाँ पर ना लोग इकट्ठे होते हैं जो एक साथ आते हैं और वहाँ पर कुछ कुछ पैसा जो है वो लेते हैं, और वो जो ग्रुप है वो बैंक से पैसा लेता है तो बैंक भी इजीली पैसा दे देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे लोग, कुछ 10 लोग इन्वॉल्व हैं या 15 लोग इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से उनको उस पर भरोसा ज़्यादा हो जाता है ग्रुप पे। तो फिर वो ग्रुप क्या करता है, जिन भी लोगों को ज़रूरत है उनको पैसा प्रोवाइड करता है, या खुद ही एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो इंडस्ट्री है वो लगा लेता है और वहाँ से पैसा जनरेट होता है और रीपे कर देता है उस बैंक को। तो वहाँ से एक ओनरशिप भी मिल जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो जाता है, लोन्स भी हो जाते हैं, बैंक को भी फायदा होता है। तो दिस इज अ रियली अ गुड थिंग जो हमारी इंडिया में आज चल रही है। तो सेल्फ हेल्प जो है वो क्या करते हैं, गैप फिल करते हैं किसके बीच में? फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में, जो भी आपके फॉर्मल लोन्स है उसमें, क्योंकि फॉर्मल लोन्स के लिए आपको क्या है, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको क्या है कि जो बैंक्स हैं वो भी आपका थोड़ा डिस्ट्रस्ट होती हैं कि भाई इतना ट्रस्ट ना करें हम इन लोगों के ऊपर, क्योंकि एक ही है, 5 लोग हैं, इस टाइप से है ना, तो फिर ट्रस्ट कम हो जाता है। इसी वजह से वो जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है उसके अंदर जो गैप्स आ रहे हैं उनको फिल करने का काम कौन कर रहा है आजकल? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कर रहे हैं। इसके अंदर आजकल वुमेन ज्यादा इंक्लूड हो रही हैं, राइट। तो ये क्या करती है, ये फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी, फॉर्मल लोन्स डिलीवर करती है सिर्फ और सिर्फ जो आजकल इनएडिकेट चल रहे हैं फॉर्मल लोन्स, ठीक है, उनको देती है और कम्युनिटी डेवलपमेंट और रूरल सोसाइटी के साथ ये इंटीग्रेट होती हैं। नाउ सम ऑफ द कोलेटरल हम लोगों को यहाँ पर भी ज़रूरत होती है और बहुत सारे जो पुअर रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली इस क्रेडिट सिस्टम से आउट हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और उसी के लिए हम लोग जो हैं वो बहुत सारी स्वामित्व स्कीम वगैरह जो हैं वो सब चला रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से ताकि लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजिटलाइज्ड हो जाएं, है ना, ताकि वो लोन्स ले पाएँ। तो ये हमारे पास है नहीं है, ठीक है। अब जब ये है नहीं है, सिंस सम काइंड ऑफ कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड, तो ये जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, भाई लोग हमारे पास कोलेट्रल नहीं है और ये सारी चीज़ें, तो क्रेडिट नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर बैंक ये कहती है कि हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो फिर वो बाहर हो जाते हैं, फिर उनको इनफॉर्मल लोगों से लोन लेना पड़ता है, लाइक मनी लेंडर्स एंड ऑल, ठीक है। नाउ जो एसएचजीज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हर मेंबर उसमें कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो पैसे लेते हैं, ठीक है, बैंक से, बैंक उनको पैसा देती हैं, जितने भी नीडी पीपल हैं जिनको उन्हें पैसा देना है वो उनको पैसे देती हैं और उसके बाद वो बैंक्स को रीपे कर देती हैं इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और हम लोगों ने ये देखा कि 2003 के एंड होने से मोर देन 7 लाख एसएचजीज जो हैं वो क्रेडिट से लिंक्ड हो चुके हैं। इसी को हम लोग माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स कहते हैं कि छोटे लेवल पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मल लोन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एसएचजीज क्या हेल्प कर रहे हैं, ताकि हमारी वुमेन का एम्पावरमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एसएचजीज में ज़्यादातर आपको वुमेन्स देखने के लिए मिलेंगी,
इस वजह से वुमेन का एम्पावरमेंट यहाँ पर होता है और कंजम्पशन पर्पसेस हो या बोरोइंग हो, इस सब में हेल्प हो जाती है। तो दिस वाज द क्रेडिट सिस्टम एंड फॉर्मल लोन सिस्टम जो इंडिया में है। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं एक ग्रुप की, एक कम्युनिटी की, एंड दैट वाज अ कुदुम्बश्री कम्युनिटी। ठीक है, कुदुम्बश्री एक कम्युनिटी है, एक पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है एक्चुअली। इसमें क्या होता है, ये कहाँ पर चल रहा है, केरला में इम्प्लीमेंट हुआ है, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन केरला, और ये 1990 के बाद स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या है कि ये जो स्मॉल सेविंग बैंक्स की तरह ये काम करती है और सेविंग्स को इंकरेज करती है। तो कुदुम्बश्री इज अ प्रोग्राम जिसमें जो महिलाएं हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहती हैं और सेविंग को इंक्रीज करने के लिए केरला में स्टार्ट किया गया था कि महिलाओं के पास सेविंग अच्छी होती है, तो वुमेन आर नोन फॉर द सेविंग्स। ठीक है, तो उसी लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और ये देखा गया कि 1 करोड़ समथिंग जो है सेविंग्स यहाँ पर हम लोगों ने करी थी। तो दिस वॉज रियली अ गुड एग्जाम्पल जो आप मीन्स में यूज कर सकते हो। नाउ हम दूसरी चीज बात कर रहे हैं रूरल बैंकिंग की, क्रिटिकल अप्राइजल की। भाई रूरल बैंकिंग हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीजें, लेकिन आज भी इसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम है। जब हम बात कर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम इंक्रीज करा है हमारे इंडिया में आफ्टर 1969, तो ये एक पॉजिटिव चीज है, ये एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ है, ठीक है, इससे फार्मर्स को क्या है, क्रेडिट फैसिलिटीज की जरूरत पड़ी, सर्विसेज की जरूरत पड़ी अपने प्रोडक्शन को अच्छा करने में, और हमारे जो फेमाइंस जो पहले चल रहे थे वो सब खत्म हो गए और आज हम सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है। इसके साथ साथ हमारे पास स्टॉक भी रहता है, राइट। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है जिसके अंदर फॉर्मल लोन्स दिए जा रहे हैं, दैट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, दैट इज अंडर परफॉर्मेंस। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि एग्रीकल्चरल जो फॉर्मल क्रेडिट्स जा रहे हैं वहां पे फार्मर्स जो है वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो डिलेइंग इन रीपे हो रहा है, जो एक बड़ी दिक्कत है। ठीक है, फार्मर्स रीपे क्यों नहीं कर पा रहे, उनकी जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो चुकी हैं, रॉटन हो चुकी हैं, या उनकी जो क्रॉप्स हैं उन वेदर कंडीशन की वजह से खराब हो चुकी हैं। अब उनके पास पैसा नहीं है तो वो अब रीपे नहीं कर सकते। जब वो रीपे नहीं करेंगे तो और मनी लेंडर्स वगैरह से लोन लेंगे, तो वो जब और लोन लेंगे तो वो एक डेट ट्रैप की कंडीशन में फंस चुके हैं, अब वो इससे बाहर नहीं निकल पाते, एंड दैट विल लीड टू द सुसाइड ऑफ फार्मर, जो एक बहुत बेकार सिचुएशन होती है। ठीक है, नाउ हमें पता है कमर्शियल बैंक्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, लेकिन जो दूसरे फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी फेल हो चुके हैं फार्मर्स को लोन देने के लिए। एग्रीकल्चर लोन जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट्स पहली बात तो लगती है, इसके साथ साथ वहाँ पे डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अंडर परफॉर्मेंस ही हो रहा है कि जो फार्मर्स है वो रीपे नहीं कर पाते, तो पहली प्रॉब्लम तो यही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर डिफॉल्ट ज़्यादा हो जाता है एग्रीकल्चर में, कि जो बैंक्स हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, एनपीए हो गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अब जब हम लोगों ने ये सारे रिफॉर्म्स किए तो हम लोगों ने ये देखा कि एग्रीकल्चर में जो रूरल बैंकिंग सेक्टर है उसने एक बैक सीट ले ली है, और इस सिचुएशन को अगर हमें इंप्रूव करना है, अच्छा करना है बैंकिंग, क्योंकि अब बैंक ना डरते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देने से, लेकिन बैंक्स को देना पड़ता है क्योंकि इंडिया इज ए वेलफेयर इकोनॉमी और वहाँ पे गवर्नमेंट उनको पुश करती है देने के लिए और उनको देना पड़ता है। तो आज इस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए बैंक्स को क्या अप्रोच अपनानी होगी कि उनको एक रिलेशनशिप बनानी होगी अपने और जिसको भी वो पैसा दे रहे हैं उनके बीच में, ताकि एक अफेक्शन रहे, एक उनको पता रहे कि हाँ ये बंदा हमें लोन के बाद रीपे करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जो भी रिसोर्सेज हम लोग दे रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि फार्मर्स जिन भी चीज़ों के लिए पैसा लेते हैं वो ज़्यादातर उस चीज़ में यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो फार्मर जिस चीज़ के लिए भी पैसा ले रहे हैं उनको उसी के अंदर यूटिलाइज करना होगा। तो हमने फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में ये पढ़ा कि हमारे इंडिया में जो फॉर्मल लोन्स लिए जा रहे हैं वो बैंकिंग सेक्टर से स्टार्ट हुए 1969 के बाद। 1969 के बाद बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें नेशनलाइजेशन किया हम लोगों ने, 1982 में नाबार्ड आया, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोगों ने किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें की। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में भी हमने प्रॉब्लम्स देखी फॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि हमें पता है कि जो बैंक्स हैं वो लोन्स इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे नहीं है, कोलेटरल चाहिए होता है, तो लोग जो हैं वो ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं उस सेक्टर उस चीज़ से कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास लोन लेने के लिए मतलब कोई कोलेटरल नहीं है ना, तो ये सारी चीज़ें बाहर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत, जो भी लोन ले रहे हैं वो उस चीज़ के लिए लोन यूज़ नहीं कर पाते जिस चीज़ के लिए वो लोन ले रहे हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है। और अंडर परफॉर्मेंस में आपका जो बैंकिंग सेक्टर रूरल एरियाज में वो चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मनी लैंडर्स से क्या ले रहे हैं, लोन।
नाउ नेक्स्ट आते हैं हम एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम में। व्हाट इज एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम? एग्रीकल्चरल मार्केट की जब हम बात करते हैं तो मार्केटिंग सिस्टम में क्या है कि अभी एक फार्मर है, उस फार्मर ने क्या किया, एक कोई भी चीज प्रोड्यूस की, प्रोडक्शन हुआ, अब उसको वो क्या करेगा, सेल करेगा। तो सेल कहाँ पे करेगा, वो मार्केट के अंदर सेल करेगा। अब हमारे इंडिया में क्या होता है कि ऐसी अच्छी मार्केट्स अवेलेबल नहीं है। आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, इन मेघालय साइड अगर आप बात करोगे तो वहां पर एक एपीएमसी है, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट, एपीएमसी कहते हैं इनको हम, कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये क्या है, एपीएमसीज होती है, मार्केट्स होती है। यहाँ पर जो है वो आप लोग फार्मर्स जाते हैं और वहां पर अपना जो प्रोड्यूस है वो सेल करते हैं अकॉर्डिंग टू दी जितना वहां पर रेट्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। मेघालय में अगर हम बात करें, वहां पे एपीएमसी इज 1100 किलोमीटर्स डिफरेंस पे है ना। तो यहाँ पर दिक्कत है कि हमारी एपीएमसी मार्केट्स ही बहुत बहुत इनएक्सेसिबल है। तो उनकी बात अगर हम करें तो ऐसे तो गलत है, फिर हम लोगों को उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम इंडिया में कैसे एग्जिस्ट करे, और इसी के लिए हम वो लेकर आए थे नाम, है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नाउ अब हमें पता है कि हमारे जो फूड है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, जो हम रोज खाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचते हैं, रोड्स के थ्रू पहुंचते हैं। इस वजह से हमें रोड्स को अच्छा करने की जरूरत है ताकि पेरिशेबिलिटी अच्छी रहे, चीजों की पेरिशेबल रहे, वो खराब ना हो। ठीक है, अगर एक चीज को अगर हमें एक दिन में पहुंचाना है, रोड्स खराब है और वो एक दिन में नहीं पहुंच पा रहे, तो उनकी जो पेरिशेबिलिटी है वो तो खराब होगी ना, मेनली टू द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई चीज पहुंच रही है, या तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंच रही है, ठीक है, और वहां पर जब ट्रांसपोर्टेशन से मार्केट्स में पहुंचती है, फिर मार्केट से कहां पर पहुंचती है, वो कंज्यूमर्स पे पहुंचती है। ठीक है, तो एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू ये जो गुड्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंच रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द मार्केट चैनल्स। तो एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर असेंबलिंग की, अलग अलग जो फार्मर्स हैं वो आएंगे और वहां पर सोल्ड करने के रेट्स को देखेंगे और वहां पर उन चीजों को असेंबल करेंगे। इसके बाद क्या होता है, स्टोरेज, जो भी वहां की मार्केट्स होती हैं, अब जितना सामान आया उसको हम लोग स्टोर कर देंगे। फिर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वहां से चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर पैकेज किया जाता है, ग्रेडिंग की जाती है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कंट्री के अलग अलग भागों में। इतना प्रोसेस होता है, तब जाके आपको एक अन्न का दाना मिलता है। नाउ इंडिपेंडेंस से पहले, हमारी आजादी से पहले फार्मर्स क्या करते थे, अपना जो प्रोड्यूस है वो ट्रेडर्स को देते थे, जो इंटरमीडियरीज होते थे मार्केट्स के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता था, वो जो ट्रेडर्स हैं और इंटरमीडियरीज हैं, जितना जैसे 100 किलो सामान आया तो वो उसको क्या लिख देते थे, 96 किलोस, 4 किलो का उनको फायदा हो जाता, क्योंकि फार्मर्स आर अनएडुकेटेड दैट टाइम, है ना, और उनको नहीं समझ में आता था ये सारी चीजें। तो फॉल्टी, और कहते भी थे तो उनकी मोनोपोली चलती थी, तो फॉल्टी वेटेज चलते थे, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स चलता था। इससे क्या होता था, जो फार्मर्स है उनके पास इंफॉर्मेशन तो रहती नहीं थी कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं मार्केट में, कि कितने किलो जो है वो सामान बिक रहा है। तो इन इंफॉर्मेशन के ना होने की वजह से लो प्राइसेस पर वो चीजों को बेचकर चले जाते थे, इससे उन्हें और फायदा नहीं होता था। इसके बाद मार्केट्स के अंदर सबसे पहली चीज तो यही कि मैनिपुलेटर्स थे और इंटरमीडियरीज थे, जिनको खत्म करने की जरूरत है। इवन दे एग्जिस्ट इन टुडेज एपीएमसी मार्केट्स एज वेल। ठीक है, फर्स्ट चीज इंटरमीडियरीज एग्जिस्ट करते थे। सेकंड चीज, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज भी नहीं थी चीजों को स्टोर करने के लिए, जिसकी वजह से जैसे हम वेयर हाउसेस कहते हैं, जिनको हम गोडाउन्स कहते हैं, वो इन एपीएमसी में आज भी कमी है इन चीज़ों की, वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो ये दिक्कत है। आज भी 10% ऑफ द गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं फार्म्स में, वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या है, देखने की ज़रूरत है ना। हम देखते हैं कि इन मार्केटिंग एस्पेक्ट्स को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, रेगुलेशन ऑफ द मार्केट्स करने की ज़रूरत है ना, ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस। ठीक है, अगर हम इन मार्केट्स के ऊपर, इंटरमीडियरीज के ऊपर किसी भी बंदे को बिठा रहे हैं, सपोज करके ट्रेडर्स हैं आपके, ठीक है, कोई भी इंटरमीडियरी है, इनको देखने के लिए अगर कोई बंदा वहां पर बैठे तो हो सकता है ये जो एक्सप्लॉइटेशन फार्मर्स का हो रहा है वो बंद हो जाए। इसके बाद जो फार्मर्स हैं उनको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाउएवर हम लोगों को क्या करने की जरूरत है, 27,000 से भी ज्यादा मार्केट्स को डेवलप करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें इंटरमीडियरीज को हटाकर रेगुलेशन ऑफ द मार्केट करने की जरूरत है। दूसरी चीज, हम लोगों को 27,000 से ज्यादा मार्केट्स को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, ताकि रूरल मार्केट्स का जो फुल पोटेंशियल है वो हो पाए। जैसे कि जो हार्ट्स वगैरह रूरल एरियाज में लगते हैं ना, उन्हीं को हम बात कर रहे हैं। इसके बाद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपकी रोड्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो आपकी पेरिशेबिलिटी ऑफ द गुड्स है वो मेंटेन रहे। रेलवेज है, वेयर हाउसेज है, गोडाउन्स है, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं,
ना रेलवेज की बात करें तो किसान रेल चलती है आज के टाइम पे, तो वो ऐसी और ट्रेन हम लोगों को चलानी चाहिए, राइट। करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है वो थोड़ी सी इनएडिकेट है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डिमांड जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बढ़ती जा रही है, तो उनके ऊपर हमें ध्यान देना है। चौथी चीज़, हम लोगों को कोऑपरेटिव मार्केट के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हमें पता है कि कॉपरेशन के कॉपरेटिव्स के यहाँ आज भी मिल्क वाली जो मार्केट गुजरात में चल रही है, उसने मिल्क इंडिया की जो मिल्क मार्केट है कितना ऊपर पहुंचा दिया है, तो इसके अंदर भी हमें कॉपरेटिव्स की ज़रूरत है। हमें मिल्क कॉपरेटिव्स की सक्सेस के बारे में तो ऑलरेडी पता है ना, जो हमने गुजरात में देखी ना। कॉपरेटिव्स क्या कर सकते हैं, कॉपरेटिव्स ने चीज़ें सही की तो हैं, लेकिन रीसेंट पास्ट में हमने ये देखा है कि उन्होंने भी एक सेटबैक झेला है, क्योंकि उन्होंने एडिकेट फार्मर मेंबर्स को अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं किया है। इसके साथ साथ कॉपरेटिव्स के जो मार्केट लिंक्स है ना, वो भी अच्छे नहीं है इतने ज़्यादा। तो सबसे पहली बात तो फार्मर्स इन्वॉल्व नहीं है, दूसरी चीज़ वहाँ पर जो आपके लिंक्स हैं मार्केट के साथ वो अच्छे नहीं हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये देखना है, ये पहला हम लोगों ने देखा कि हमें क्या किया, रेगुलेशन ऑफ द मार्केट किया, जो हमें जरूरत है इंटरमीडियरीज को हटाना है। सेकंड, हम लोगों को 27,000 से ज्यादा मार्केट्स को एस्टैब्लिश करना है। थर्ड, हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है। चौथा, हमें कॉपरेटिव्स को इन्वॉल्व करना है। और अगर हमें और अच्छा करना है तो हम लोगों को इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। क्या क्या ध्यान देना होगा, सबसे पहले तो एमएसपी के ऊपर, कि आप कितना एमएसपी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर दे रहे हो और किस टाइम पर दे रहे हो, वो अच्छे से मेंटेन हो। इसके बाद जो भी बफर स्टॉक चल रहा है वीट का, राइस का, जो एफसीआई कर रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो एफसीआई गोडाउन्स में बफर स्टॉकिंग करता है वीट, राइस, क्रॉप्स वगैरह की, उसमें से बहुत सारा जो आइटम है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, वो वेस्ट हो जाता है, रॉटन हो जाता है, वहाँ पे जो चूहे वगैरह हैं वो उसको खराब कर देते हैं। तो उन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ना। इसके बाद जो भी आपके ग्रेन्स और शुगर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पीडीएस के थ्रू, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो इन अब यहाँ पर पीडीएस के थ्रू, राशन के थ्रू जो शुगर केन वगैरह, फूड ग्रेन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यहाँ पर जो राशन शॉप्स वगैरह हैं वो घोटाला कर देती हैं, ठीक है, तो होर्डिंग वगैरह में भी दिक्कत होती है, तो वो सब चीज़ें हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इन सबसे होगा क्या, इससे ना फार्मर की जो इनकम है ना वो प्रोटेक्ट होगी, उनके पास फार्मर्स की इनकम जाएगी और एक्सप्लॉयटेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम लोग तो फूड ग्रेन्स को भी सब्सिडाइज रेट पर देते हैं पुअर्स को, ठीक है। तो डिस्पाइट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत अच्छा है, भले आप एमएसपी पे देखो, बफर स्टॉकिंग में देखो, फार्मर्स को आप इनकम दे रहे हो अच्छी, वो उसके बारे में देखो, हम लोग तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी चला रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो भी है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन अच्छा है, लेकिन जो प्राइवेट ट्रेड है, जैसे मनी लैंडर्स हो गए, रूरल पॉलिटिकल एलीट्स हो गए, बिग मर्चेंट्स हो गए, रिच फार्मर्स हो गए, ये अभी भी एग्रीकल्चरल मार्केट को होल्ड करते हैं। आज भी मैंने बोला ना, एपीएमसी के अंदर इंटरमीडियरीज एग्जिस्ट करते हैं, ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं, और वहां पर आज भी फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता है। इसीलिए कह रहे हैं कि आज भी प्राइवेट का जो दबदबा है वो गवर्नमेंट के दबदबे से ज्यादा है, और जहां पर भी प्राइवेट ज्यादा हो वहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब हम कॉपरेटिव्स की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10% जो कॉपरेटिव्स हैं वो सेक्टर को हैंडल कर रही हैं, 10% सेक्टर को, औरों का क्या ना। एग्रीकल्चरल मार्केट की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट का जो है वो दबदबा चल रहा है, डोमिनेशन चल रहा है, और जहाँ पर प्राइवेट ज़्यादा डोमिनेट करती है वहाँ पर गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया हैज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे हम गवर्नमेंट और प्राइवेट को दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। नाउ हम लोगों ने, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये भी बोला कि हमें क्या करना होगा, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करना होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करनी होगी, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स की अपॉर्चुनिटी, मतलब कि हमें फार्म से नॉन फार्म की तरफ भी जाना होगा, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन भी करना होगा। एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन से क्या मतलब है, ज़्यादा मार्केट में सोल्ड आउट करना चीज़ों को, और अगर ऐसा होगा तो वहाँ से क्या होगी, फार्मर्स की इनकम जनरेशन होगी, मोर इनकम जनरेशन होगी, तो वहाँ से इनको अच्छा आउटपुट और अच्छी रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनकरेज करने की ज़रूरत है, लेकिन इन चीज़ों को इनकरेज करने के लिए हमें फार्मर्स को अवेयर करने की भी ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके यहाँ पर चल रही हैं, इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ताकि आपके फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स को ना किया जाए, आपके साथ एक्सप्लॉइट ना किया जाए। इसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं। नाउ हम बात करते हैं कि ये सब तो चल रहा है, लेकिन आज क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं, जैसे रायू बंधुस की मार्केट है आपके आंध्रा में, तो ऐसे ही आपके जो और मार्केट है, हार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में चलते हैं, तो ये एक ऑल्टरनेटिव मार्केट सिस्टम है। इसके साथ साथ 2016 में नाम भी आया था, दैट इज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स,
हमने ये देखा कि फार्मर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, मतलब करते तो हैं, कुछ फार्मर्स उनको सेल कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एपीएमसी में जाना होगा, मंडी में जाना होगा, और मंडी से आपकी कंज्यूमर के पास चीजें जाएंगी। लेकिन अगर वो डायरेक्टली चीजों को सेल करें तो उससे क्या होगा, उनका जो शेयर है, मतलब कि यहाँ से उनके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं मार्केटिंग में बात करूं तो सबसे पहले अपनी मंडी, इट इज इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। मतलब क्या होता है, यहाँ पे मंडी लगती है और वहां पर आप अपना प्रोड्यूस जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर सकते हो बिना इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज के। ना ही एपीएमसी की जरूरत, ना ही इंटरमीडियरीज की जरूरत, ना एक्सप्लॉइट होने की जरूरत, ना ही स्टॉक को रखने की जरूरत। आपके जिस दिन अपनी मंडी लगे उस दिन आप चले जाओ और वहां पर प्रोड्यूस को क्या कर दो, बेच दो, जैसे भी आपको बेचना है, पंजाब जिस भी रेट पे बेचना है, जो भी चल रही है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। एक है आपकी हदसपदी, एक है आपकी अपनी मंडी जो इन एरियाज में है, हदसपार मंडी जो आपके पुणे में है। रायथू बाजार, इट इज रियली एन इम्पॉर्टेंट बाजार जहाँ पे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मार्केट होती है, आंध्र प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल में। देन उज्वर संडीज, ये जो है वो फार्मर्स आपके तमिलनाडु के होते हैं, वहाँ पर मंडीज लगती हैं, उनकी बात हो रही है। इसके साथ साथ दूसरी भी नेशनल और मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स जो है वो इंक्रीज कर रही हैं, अपनी मार्केट में एंटर हो रही हैं, ताकि वो उन प्रोडक्ट्स को, फार्म प्रोडक्ट्स को क्या कर सके, बेच सके और फार्मर्स को एक अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी से इनकम प्रोवाइड कर सके, है ना। तो इससे क्या होगा, ऐसे जितनी भी चीजें हम लोगों ने देखी है, जितनी भी मंडी है, जितने भी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं, वो सब हमने देखे हैं। उससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उनके जो एक्सप्लॉइटेशन होता है सबसे पहली चीज तो, और प्लस जो प्राइस रिस्क होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ों को मेंटेन करना है। अच्छा, इन 2016 यू शुड ऐड टू योर नोट्स, इन 2016 नाम, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। ये मार्केट के रिफॉर्म्स ही हैं, मार्केट का वन ऑफ द रिफॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है कि आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका फार्मर भी होता है और जिसको, जो आपके ट्रेडर्स और इंटरमीडियरीज होते हैं वो भी होते हैं। अब क्या होता है, फार्मर को जो है वो कुछ बेचना है, ठीक है, फार्मर को कुछ बेचना है और इस ट्रेडर को कुछ खरीदना है। ये दोनों जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और अपने आप को क्या करेंगे, एनरोल करेंगे। इसको जरूरत है, इसको बेचना है, ये क्या करेगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, जिनको जरूरत है उससे। और ये पता है क्या कर सकते हैं फार्मर, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ठीक है, किस ट्रेडर, कौन सा ट्रेडर जो है वो अच्छे प्राइसेस दे रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर वो ट्रेडर अच्छे प्राइसेस दे रहा है तो फार्मर को क्या मिलेंगे, अच्छे प्राइसेस। वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि मैं किस ट्रेडर को दूं और किस ट्रेडर को नहीं दूं, किस मार्केट में दूं। इसके साथ साथ ट्रेडर जो है उसकी भी जो नीड है वो पूरी हो जाती है। तो ये एक नेशनल लेवल पर एग्रीकल्चर मार्केट डिजिटलाइज्ड फॉर्म में हम लोगों ने बनाई हुई है। और फिर क्या होता है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ना फार्मर से चीजों को ले जाने की, वो फार्मर नहीं करता है कि मैं भेजूंगा, मैं करूंगा, आपके पास आ जाएगी। दैट इज शुड बी बाय ट्रेडर, वही जो है वो उसको बॉन्ड करेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन इनटू द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। हमें पता है कि फार्मर जो है वो फार्मिंग एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं, दे शुड मूव टू द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ताकि इनकम इंक्रीज करे। क्योंकि हमें पता है कि 60% से ज्यादा फार्मर्स अगर एग्रीकल्चर में काम करेंगे एंड यू आर गिविंग जस्ट 17% इनटू द जीडीपी एंड इट विल डिक्लाइन इन द नियर फ्यूचर एज वेल, तो फिर कैसे चलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या तो वो कम है, या तो फील्ड पर पर्सन बहुत कम है, ज्यादा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल पर्सन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो हम लोगों को क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले तो नॉन फार्म एक्टिविटीज की तरफ जाने की जरूरत है, जिसमें आपका फूड प्रोसेसिंग आ जाता है, लाइव स्टॉक मैनेजिंग आ जाता है, ठीक है, ये सब में हमें फोकस करना है। इसके साथ साथ हम कहाँ पे जाएंगे, नॉन फार्म के साथ साथ हम जाएंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हम जाएंगे सर्विस सेक्टर में और स्किल्ड लेबर बनेंगे कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पर हम लोगों को डाइवर्सिफाई करना होगा इन फार्मर्स को जो एक्सेस में अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, है ना, ठीक है। ना डाइवर्सिफिकेशन में आपके दो एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो हम लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन करना होगा और दूसरा हमें वर्क फोर्स में डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन? क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना होगा। क्रॉपिंग पैटर्न में कैसे चेंज करेंगे, या तो आप मिक्स्ड फार्मिंग करो। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि आप एक क्रॉप भी उगा रहे हो, उसके साथ साथ लाइव स्टॉक्स की भी रियरिंग कर रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग। तो हमें क्या करना होगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन करना होगा। आप एक ही क्रॉप उगा रहे हो जिसकी वजह से आपकी सॉइल हेल्थ भी खराब हो गई है और नेक्स्ट क्रॉप में आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन एंड अदर इज शिफ्टिंग ऑफ द वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अलाइड
एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटीज में क्या, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, इन सब में, एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर दैट इज इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर। तो हम लोगों को जरूरत क्या है इसको करने की, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी डिपेंडेंसी ऑफ द पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑलरेडी हायर, मोर देन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। सो देयर इज अ रिस्क कि इतना ज्यादा हम पॉपुलेशन को उस सेक्टर में ना जाने दें, क्योंकि अगर आप फार्मिंग में ही जाते रहे तो आप उसमें से जो इनकम जनरेट हो रही है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, है ना। इस वजह से हम लोगों को डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिस्क बना हुआ है उसको हम क्या कर पाए, कम कर पाए, और उनका जो लाइवलीहुड है वो सस्टेन हो पाए, जिससे हमें डर लग रहा है कि कहीं लाइवलीहुड उनका खत्म ना हो जाए, है ना। तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा जो है वो खरीफ सीजन में होता है, जब मॉनसून में सोइंग होती है, ठीक है, और उसके बाद अक्टूबर सितंबर में आपकी जो है वो हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो जो है वो एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती हैं, खरीफ सीजन में होती है। और रबी सीजन में हमने देखा है जहाँ पर इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है कि वो फार्मिंग कर सके, क्योंकि रबी सीजन में मोस्टली आपका जो कंसंट्रेटेड वर्क रहता है वो वेस्टर्न इंडिया में रहता है, ठीक है। तो देयरफॉर एक्सपेंशन अगर हम दूसरे सेक्टर्स में क्या हो जाता है, हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है, और फार्मर्स को हमें क्या देना है, हमें रूरल डेवलपमेंट करना है। आवर फोकस इज रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। वी हैव टू डू द रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। रूरल पीपल के साथ हमें कम करना है, ताकि हमारी जो पॉवर्टी है वो सही हो जाए, अदर जो चीज़ें हैं वो भी क्या हो जाए, सही हो जाए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अलाइड एक्टिविटीज के ऊपर तो फोकस करना ही है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी फोकस करना है, और दूसरे एम्प्लॉयमेंट्स और ऑल्टरनेटिव्स जो लाइवलीहुड के निकल सकते हैं उनके ऊपर भी फोकस करना है ना। हमें पता है कि एग्रीकल्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, मोर देन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन दिस। लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, इस वजह से हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना होगा। दैट मीन्स नॉन फार्म सेक्टर में हमें इन्वॉल्वमेंट करवाना होगा। नॉन फार्म सेक्टर में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। Some possess dynamic linkages that permit healthy growth while others are in subsistence। मतलब क्या होता है कि भाई कुछ लोग जो आपके एग्रीकल्चर में है, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है कि आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड है, आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उतना आप कंज्यूम कर रहे हो और थोड़ा सा आप मार्केट में बेच देते हो। तो जो आप बेच रहे हो उससे आप फिर अपनी जो डेली लाइफ है, लाइवलीहुड है, वो सस्टेन कर रहे हो, वो चला रहे हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो चीज़ गलत है। लो प्रोडक्टिविटी है, इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को नॉन फार्म सेक्टर के ऊपर ध्यान देना है। दूसरी चीज, आप एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में लेकर जाओ ना लोगों को, जहां पर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है और प्रोडक्शन आपका सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा है। तो हमारा पहला सबसे अच्छा जो फोकस एरिया होना चाहिए वो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होना चाहिए इन द रूरल एरियाज। वहां पे हमें ये इंडस्ट्रीज लगवानी चाहिए और वहां पर उस एम्प्लॉयमेंट को उसके अंदर लाना चाहिए। इंडस्ट्रीज है, लेदर है इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, इनके ऊपर फोकस देना। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जाना है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उसके ऊपर हमें फोकस करेंगे। सेकेंड चीज, हम लोगों को ट्रेडिशनल हाउस बिल्ड इंडस्ट्रीज पर भी जाना चाहिए, जैसे कि पॉटरी मेकिंग हो गई, क्राफ्ट्स हो गए, हैंडलूम इंडस्ट्रीज हो गई, इनके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। दिस शुड बी आवर सेकेंड पॉइंट टू फोकस ऑन। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द रूरल वुमेन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, वो कहाँ पर, हमारे इंडिया में क्या होता है, जो वुमेन है वो क्या करती हैं, वो फार्मिंग एक्टिविटीज करती हैं, और जो मेन है वो आपके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज या जॉब्स वगैरह देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट की सर्च में अर्बन एरियाज में जाते हैं और स्लम्स का फॉर्मेशन वगैरह होता है, ठीक है। तो वो सारा सिनेरियो रहता है। तो हमारे इंडिया में ऐसा है। तो लेकिन जो मैन है उनको विलेजेस में रहकर ही नॉन फार्म एक्टिविटीज में इंडल्ज करने की जरूरत है। नाउ एनिमल हस्बेंड्री, तो हमारा सबसे पहला क्या काम है, हम किसके ऊपर फोकस करें, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर फोकस करें, ठीक है। इंडिया के अंदर हमें पता है फार्मिंग कम्युनिटी जो है वो मिक्स्ड क्रॉपिंग करती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब मैंने बताया एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइव स्टॉक्स की रियरिंग करती है, जिसमें आपकी कैटल आता है, गोट आता है, फाउल आता है, ये सारे आपके लाइव स्टॉक स्पीशीज है। और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, इनकम प्रोवाइड करता है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट है, फ्यूल है, न्यूट्रिशन है फॉर द फैमिली विदाउट डिसरप्टिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। आज की अगर हम बात करें, लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस टू ओवर 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिसके अंदर लैंडलेस लेबरर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ वुमेन ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन दी लाइव स्टॉक सेक्टर। तो लाइव स्टॉक सेक्टर में वुमेन भी आजकल क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपका जो हो रहा है वो 42% आपकी पोल्ट्री हो रही है, हेंस। इसके बाद आपका 24% आपके लाइव स्टॉक में कौन आ रहा है, काउज एंड बफेलोज।
देन आपकी गॉट्स आ रही हैं। तो दिस इज द चार्ट। तो लाइव स्टॉक इंडिया में कैसे हो रहा है कि पोल्ट्री जो है वो 42% एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद अदर एनिमल्स आ रहे हैं, बफेलो है, काव है, देन गॉट्स हैं, यहाँ पर आपकी लाइव स्टॉक। तो एनिमल हस्बेंड्री में इंडिया कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है इस तरीके से। और इंडिया के पास आपको मैं बताऊं तो 287 मिलियन कैटल्स हैं। कितने? 287 मिलियन कैटल्स, 90 मिलियन बफेलोज। 1997 में इंडिया का जो डेयरी सेक्टर का परफॉर्मेंस था लास्ट, वो भी अच्छा देखने के लिए मिला, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। मिल्क प्रोडक्शन हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है 1960 से 2002 के बीच में, 4 डिकेड्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हम लोगों ने देखा था। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि 1966 में ऑपरेशन फ्लड आया था। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो उसकी वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है, इंक्रीज होता हुआ दिखा है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर फार्मर्स क्या कर रहे हैं, मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों ने कॉपरेटिव्स की बात करी जो गुजरात वगैरह में चल रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो इसके अंदर यूज किया गया है। तो इस सिस्टम के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि फार्मर्स को एक तो फेयर प्राइस मिलता है, इनकम भी अच्छी होती है। गुजरात स्टेट में जो कॉपरेटिव चल रहे हैं, दैट इज अ गुड सक्सेस स्टोरी ऑफ कॉपरेटिव्स देयर, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग किस पर फोकस दे सकते हैं? मीट पे, एग्स पे, वूल्स पे और दूसरे प्रोडक्ट्स पे जो आज इमर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। सबसे पहले हम लोगों को कहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करना है? वी हैव टू डू द डाइवर्सिफिकेशन इन एनिमल हस्बेंड्री। We have to do the diversification in animal husbandry. Now, है ना, नाउ अब हम डाइवर्सिफिकेशन और सेक्टर्स में करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में कैसे किया हम लोगों ने कि अब हमें क्या करना है, आप फार्मिंग एक्टिविटीज तो कर ही रहे हो, इसके साथ साथ आप कहाँ पे काम कर रहे हो? फार्मिंग एक्टिविटीज के साथ साथ आप कहाँ पे काम कर रहे हो? यू शुड वर्क हियर, कैटल, बफेलोज, मिल्क प्रोडक्शन, कॉपरेटिव्स, वहां पर डाइवर्सिफिकेशन हुआ। दूसरा हम लोग कहां पर बात कर रहे हैं? फिशरीज। क्या बात कर रहे हैं? फिशरीज। फिशिंग कम्युनिटीज के लिए जो फिशरीज है, जो पानी है, ओशियंस है, दैट आर नोन एज द मदर और प्रोवाइडर। तो वाटर बॉडीज जैसे सी हो गया, ओशियंस हो गए, रिवर्स है, लेक्स है, नेचुरल पॉन्ड्स है, स्ट्रीम्स है, ये सब क्या है? आपकी वाटर बॉडीज एंड दे आर नोन एज अ मदर फॉर द फिशरी कम्युनिटीज, है ना। तो वहां पर हमारा सेकेंड ये होता है जहां पे हम लोगों को अपनी पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर को क्या करने की जरूरत है? कन्वर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। नाउ फिशरीज इज एन इंटीग्रल एंड लाइफ गिविंग सोर्स फॉर दीज, जो ये वाटर बॉडीज है, ये क्या है? लाइफ गिविंग सोर्स है फिशरी कम्युनिटीज के लिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो फिशरीज हो रही है वो अलग अलग, एक तो इनलैंड होती है ना, जहाँ पे अच्छी होती है। इसके साथ साथ इंडिया जो है वो बजटरी एलोकेशन भी बहुत अच्छा दे रहा है फिशरी सेक्टर में। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना भी चल रही है, इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज भी इसमें चल रही हैं, ठीक है ना। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है फिशरीज में। और आज अगर मैं देखूँ कि फिश का प्रोडक्शन हमारे इनलैंड सोर्सेज से कितना हो रहा है, 49% जो है टोटल फिश का प्रोडक्शन आपके इनलैंड से हो जाता है। इनलैंड का मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हो रहा है। और 51% जो है वो किससे हो रहा है? मरीन सेक्टर से हो रहा है, सी और ओशन से हो रहा है, ठीक है। आज अगर मैं बात करूं टोटल फिश प्रोडक्शन हमारी टोटल जीडीपी का कितना है? 1.4%। मतलब 1.4% कहां से आ रहा है? फिशरी सेक्टर से आ रहा है। इसके अंदर कौन कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व है? फॉर एग्जाम्पल आपकी केरला, गुजरात, जो आपकी कोस्टल स्टेट्स होंगी मेनली, वो जो आपके मरीन सेक्टर में काम कर रही होंगी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द मरीन प्रोडक्ट्स है ना। ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फिशरमैन की बात करें, वो क्या है? थोड़ी सी कम है दैट ऑफ अदर बैकवर्ड सेक्टर्स। अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, बहुत ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, लो पर कैपिटा अर्निंग है, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर है अदर सेक्टर्स में, हाई रेट ऑफ इलिटरेसी एंड इंडेप्टेडनेस है कुछ सेक्टर्स में। इवन दो वुमेन आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव फिशिंग, लेकिन 60% से ज्यादा इन्वॉल्व्ड है आपकी फिशिंग मार्केटिंग में, और 40% जो है वो इंटरनल मार्केटिंग में वुमेन ही काम कर रही हैं। हाँ, वुमेन कम है यहाँ सेक्टर में, उनको भी इंक्रीज करने की जरूरत है, बट वो तब भी 60% कहाँ पर काम कर रही है? एक्सपोर्ट मार्केट में, और 40% आपकी इंटरनल मार्केटिंग में। तो हमको क्या करने की जरूरत है यहाँ पर? एक तो सबसे पहला चीज हमें यहाँ करना है, जो अच्छा करना है, वो क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन प्रोवाइड करने हैं। इसके साथ साथ दूसरा चीज एसएसजीज को यहाँ पर इंक्रीज करना है, ताकि जो कैपिटल की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए, इनपुट सॉल्व हो जाए। थर्ड हमारा जो फोकस एरिया होना चाहिए वो हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पर हमें पता है कि इंडिया के अंदर क्लाइमेट इतना अच्छा है, सॉइल कितनी अच्छी है, वी नो अबाउट द क्लाइमेट वेरिएशंस, वी नो अबाउट द सॉइल कंडीशंस। तो इंडिया ने क्या किया है? इंडिया हैज अडॉप्टेड
इंडिया हैज़ अडॉप्टेड ग्रोइंग ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जैसे हमारे यहाँ वेजिटेबल्स हैं, ट्यूबर क्रॉप्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं जिसमें से खुशबू निकलती है, ठीक है, स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस में तो अच्छा हमारे यहाँ पे इंडिया इज गुड प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस। तो ये सारी चीज़ों में इंडिया अच्छा काम कर रहा है ड्यू टू द क्लाइमेट एंड सॉइल वेरिएशंस इन द इकोनॉमी, इन द ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया। तो ये जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्रोवाइड करती हैं विद साइड एड्रेसिंग एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स। तो ये जो पीरियड था 1991 से लेके 2003 तक का, इसको हम लोगों ने गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द agriculture, and then golden revolution is related to the horticulture, and pink revolution for onions, right? Now और इसी टाइम पे ये क्यों गोल्डन रिवॉल्यूशन का पीरियड रखा गया 1991 से 2003, क्योंकि यहाँ पर इसी पीरियड में हम लोगों ने प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स देखे, किसके अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर, प्रोडक्टिविटी अच्छी देखी। इसके साथ साथ ये जो सेक्टर है ये इमर्ज हुआ है एज अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन। इंडिया जो है वो वर्ल्ड लीडर की तरह इमर्ज हुआ है इन प्रोड्यूसिंग अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, जैसे कि मैंगो है, बनाना है, कोकोनट है, कैश्यू नट्स हैं, स्पाइसेस है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम लोग कैटल्स में भी अच्छे हैं, ठीक है, हम लाइव स्टॉक्स में भी अच्छे हैं, हम लोग इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई हमें इन चीज़ों में भी फोकस देने की ज़रूरत है, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या करें, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो हॉर्टिकल्चर में तो हैं, बट उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो हॉर्टिकल्चर है वो उनको एक एक्सेस इनकम प्रोवाइड करता है। फ्लावर हार्वेस्टिंग हो गई, सेरीकल्चर हो गया, ठीक है, नर्सरी मेंटेनेंस हो गया, इसके बाद हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, फ्रूट्स का प्रोपगेशन क्या होता है, उनको और प्रोड्यूस करना, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट प्रोसेसिंग हो गई। ये सारे जो एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, नॉट ओनली फॉर मेन बट वुमेन इन रूरल एरियाज भी ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। नाउ इसको ये देखा गया है, ये जो सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है नियरली टू 19% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स। दो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आर लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज क्वाइट इंप्रेसिव। जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइव स्टॉक में 287 मिलियन तो कैटल्स ही एग्जिस्ट करते हैं, 90 मिलियन हमारे बफेलोज ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया इज गुड इन नंबर्स ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन पॉपुलेशन, ठीक है, बट इसकी जो प्रोडक्टिविटी है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज और डेवलप्ड नेशंस इज रियली लो। वो ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, लैंड होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, पास्चरिंग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। तो इसको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए सबसे पहली चीज़ तो। इसके बाद एनिमल्स की ब्रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्रोडक्शन ऑफ लाइव स्टॉक अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ वेटरनरी केयर सर्विसेज होनी चाहिए, है ना, क्रेडिट फैसिलिटी, लोन्स लेने की सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मेनली टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। इससे क्या होगा कि वहाँ के जो लेबरर्स हैं, वहाँ के जो फार्मर्स हैं, उनकी जो सस्टेनेबिलिटी, उनका जो लाइवलीहुड है वो क्या रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा थ्रू लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज इज ऑलरेडी इंक्रीज सब्सटेंशियली, फिशरीज का प्रोडक्शन ऑलरेडी इंक्रीज्ड हो चुका है ना। अब हम बात करते हैं, हाउएवर प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओवर फिशरीज से हम लोगों ने देखी कि भाई हम ज़्यादा फिशिंग कर लेंगे तो वहाँ के एरिया की जो फिशेस हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। तो रिलेटेड टू ओवर फिशिंग एंड पोल्यूशन हम लोगों ने चीज़ों को देखा है, उनको भी हमें रेगुलेट और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ फिशिंग कम्युनिटीज़ के लिए हमको क्या करना है, वेलफेयर प्रोग्राम्स को चलाना है अच्छे मैनर में। इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर में हमें क्या करना है, हॉर्टिकल्चर में हम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम कैटल्स लाइव स्टॉक में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें उसको इंकरेज करने की ज़रूरत है। वहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए आप, वहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजीज लाइए, वहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको अच्छी पॉलिसीज प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ आपको फोकस करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। इंफ्रास्ट्रक्चर में किसमें, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स हो गए, मार्केटिंग हो गया, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गया, डिसएमिनेशन हो गया, इन सब चीज़ों पे भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। नाउ अदर ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं कि इनके अलावा और कहाँ पर आप फार्मर्स को पहुंचा सकते हो, आपने लाइव स्टॉक में पहुंचा दिया है ना, you send them into the livestock, you send them into the horticulture, right, fishing। अब हम कहाँ पहुंचाएं उनको, हम पहुंचाएंगे IT में, that is information technology।
ठीक है, हमने देखा कि आईटी ने ऑलरेडी रिवोल्यूशनाइज कर दिया हमारे सेक्टर्स को इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है और फूड सिक्योरिटी को 21st सेंचुरी में अचीव करना है तो हमें आईटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फूड इनसिक्योरिटी को अच्छा करने के लिए इसके साथ साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, अच्छी चीज़ें हों, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें आईटी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इसके अंदर इंक्लूड होना होगा और कुछ एक्शंस लेने होंगे ताकि आपके सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन और आईटी की काम हो सके, आईटी का यूज हम कर सके। इससे क्या होगा, हमारा जो लाइवलीहुड है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सस्टेन हो जाएगा, एग्रीकल्चर और इन सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इनमें भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। नाउ आईटी ने ऑलरेडी एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डाला है क्योंकि इसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उन लोगों को जिनको इंफॉर्मेशन नहीं है, टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की हैं, एप्लीकेशंस, एप्स बनाए, नाम जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो कहाँ से आया, वो यहीं से आया है। देन प्राइसेस के बारे में पता होना कि कितने प्राइसेस जो है वो मार्केट में चल रहे हैं, कैसा वेदर है, कैसी आपकी सॉइल कंडीशन है डिफरेंट क्रॉप्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने ये भी देखा कि भाई नॉलेज इकोनॉमी यहाँ से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो नॉलेज इकोनॉमी दैट इज 1000 टाइम मोर पावरफुल देन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो आईटी हमें पता है कि वो चेंज तो करेगा, बट इससे क्या होगा, इसके अंदर लोगों के अंदर क्या आएगी, नॉलेज आएगी और पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा और उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा कहाँ पर, रूरल एरियाज में, एंड इट विल लीड टू द रूरल डेवलपमेंट। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पे और इसका हम अच्छे से यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर्स को यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, डिजिटलाइजेशन करेंगे, एप्स बनाएंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं उनको अच्छा करने की कोशिश करेंगे, एग्रीकल्चर में जितनी हमने प्रॉब्लम्स देखी उसमें हम आईटी का इन्वॉल्वमेंट कराएंगे, तो उससे क्या होगा, ना कि फार्मर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, इससे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी एक बड़ा चेंज आएगा। ना अब हम बात करते हैं एक सबसे बड़ा सोल्यूशन, अगर हम लोगों को लाइवलीहुड को सस्टेन करना है या कुछ भी करना है तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमें दिखता है दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिक्किम में जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है एंड श्रीलंका इज द वन कंट्री जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से वो कंट्री थोड़ा ड्रॉबैक में भी चलेगी, सेटबैक में भी चलेगी, लेकिन हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग इस तरीके से करनी है कि थोड़ा प्लान्ड एंड सस्टेनेबल नेचर हो उस चीज़ का, ताकि हमारी कंट्री जो है वो चीज़ ना झेले जो दूसरी कंट्री ने झेला है। ठीक है, तो इन रिसेंट ईयर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, जो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स और जो इंसेक्टिसाइड्स हैं ये कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं, दे आर हैविली डिपेंडेंट ऑन देम, द फार्मर्स आर हैविली डिपेंडेंट ऑन देम। और ये कहाँ पर जा रहे हैं, ये आपके क्रॉप्स के अंदर जा रहे हैं, फूड के अंदर जा रहे हैं, पानी वाटर के अंदर जा रहे हैं, लाइव स्टॉक्स के अंदर जा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, हमारा नेचुरल इकोसिस्टम क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें टेक्नोलॉजी को अच्छा करना है। ठीक है, जो इको फ्रेंडली हो ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी भले ही हम बोल सकते हैं, जो इकोलॉजिकली अच्छी हो, है ना। इससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा और ऐसी टेक्नोलॉजी भी हम यूज करेंगे जो इको फ्रेंडली हो, और उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन और ऐसी टेक्नोलॉजी है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब कि इन्होंने सीधा बोला कि हम लोगों को किसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो भी हम इनपुट्स यूज कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी केमिकल इन नेचर, दैट शुड बी, या तो वो घर पे बनाए हुए होने चाहिए या वो ऐसे होने चाहिए जो ऑर्गेनिक इन नेचर हो। ठीक है, वो केमिकल्स को इन्वॉल्व ना करें। इन शॉर्ट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब होता है जहाँ पर हम इकोलॉजिकल बैलेंस बना कर रखते हैं, और वो कैसे बना कर रखते हैं कि जो भी आपका खाना होगा उसके अंदर केमिकल्स नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर हम फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह पर हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे जो या तो घर पर ही बनाई हो, जो हमारे आयुर्वेद चीज़ें हों, जैसे कि मतलब जैसे आपका मैन्योर्स हो गए, ठीक है, जो आपके पेड़ की पत्ती वगैरह होती हैं, जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है उससे हम लोग बना रहे हैं जीवित मान करके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। गोबर है, उससे हम लोग मैन्योर बना रहे हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो आपका क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आयुर्वेद यूज नहीं होता, सॉरी। नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स की बात करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ पर जो भी इनपुट्स यूज हो रहे हैं, जैसे HYV सीड्स हो गए, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वो आप
नहीं यूज होंगे। विद लोकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनपुट्स दैट आर चीपर एंड गुड रिटर्न्स दें, ऐसे इनपुट्स यहाँ पर यूज होने वाले हैं। ऑन इन्वेस्टमेंट्स मतलब कैसे यूज होने वाले हैं यहाँ पे हम चीपर गुड्स का यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे गुड रिटर्न इनका जो आपके चीपर हो और हमें अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड करें, उन इनपुट्स का यूज करेंगे रादर देन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, राइट। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो इनकम भी जनरेट करती है, कैसे, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट से, क्योंकि इंटरनेशनली ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। उन लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि केमिकल से हमारी बॉडी जो है वो खराब हो रही है। तो डिमांड इन एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंटरनेशनल लेवल इज रियली हाई, तो वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये शो किया गया है कि ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड जो है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है रादर देन केमिकली प्रोड्यूस्ड फूड, इस वजह से यहाँ पर फोकस ज़्यादा है। सेकेंड चीज़, यहाँ पर ज़्यादा लेबर चाहिए होती है देन द कन्वेंशनल फार्मिंग। तो इंडिया जो है वो इसको एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन मान रही है कि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें इन्वेस्ट करना होगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे पहली चीज़ तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग व्हाट, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग अच्छा इनपुट यूज कर रहे हैं जो चीप एंड गुड रिटर्न्स का हो। दूसरी चीज, यहाँ की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अच्छी है। तीसरी चीज, यहाँ पर हमें क्या है, ज्यादा लेबर की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी पेस्टिसाइड्स भी नहीं होते हैं और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीका होता है जिससे आपकी सॉइल भी खराब नहीं होगी और कुछ भी खराब नहीं होगा ना। एक अच्छा वो है क्या कि महाराष्ट्र में ना कॉटन उग रही है, कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ये जो कॉटन हो रही है ना, दैट इज ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड। पहले इसमें ना एक बंदा था, मतलब एक एनजीओ था, उसका नाम था किसान मेहता ऑफ प्रकृति। ये एक एनजीओ था, इसने बोला था कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग लेकर आओगे तो हमारे एग्रीकल्चर को, इंडियन एग्रीकल्चर को एक सेटबैक झेलना पड़ेगा। इसके साथ साथ नागपुर में एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर, उन्होंने ये चीज कही थी, डू यू वांट इंडिया टू बी नेकेड। तो इसी के लिए बोला जाता है कि इंडिया को अगर अच्छा प्रोडक्शन करना है कॉटन में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पे अच्छे रिटर्न्स नहीं आएंगे उस चीज में। लेकिन जब हमने अभी उसका कंपैरिजन किया और हमने देखा कि महाराष्ट्र में जो है वो आपकी ऑर्गेनिक कॉटन ओपन हो रही है, ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है 1995 में, जब इनके एनजीओ ने ये चीज बोली थी कि इंडिया जो है अगर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो देखा गया कि 78% ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर मार्जिनल, ओनिंग अबाउट लेस देन 0.8 हेक्टेयर बट अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ द इंडियाज कल्टिवेबल लैंड। और ये देखा गया कि आज 1200 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर ऑर्गेनिक कॉटन हो रही है और वहां से रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा हाई मिल रहे हैं। तो पहले जो फोकस किया गया था कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से कॉटन होगी तो दिक्कत क्या आ सकती है, दिक्कत आएगी कि भाई ऑर्गेनिक हो रही है तो इससे आपके जो रिटर्न्स हैं वो क्या से आ सकते हैं, बहुत लो आ सकते हैं। ये 1995 में बोला गया। लेकिन जब 1200 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक कॉटन लगाई गई महाराष्ट्र में तो हमारे जो रिटर्न्स है वो बहुत इंप्रेसिव आए थे, है ना। तो ये बोलना छोड़ दिया गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग विल लीड टू डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर इनकम एंड लीड टू प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर। तो वो दिक्कत है। तो हम लोगों को अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या करना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस पहुंचानी होगी और लोगों को विलिंगनेस क्या होता है कि आपको इच्छा होनी चाहिए उस चीज को करने की, तो अवेयरनेस इंक्रीज करनी होगी और लोगों के अंदर विलिंगनेस भी इंक्रीज होनी चाहिए और फार्मर्स को भी इंक्लूड होना चाहिए ऐसी चीजों के लिए। इसके साथ साथ हम लोगों को न्यू टेक्नोलॉजीज को क्या करना है, अडेप्ट करना है, ठीक है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स आर मेजर कंसर्न्स जो हम लोगों को एड्रेस करने की जरूरत है आज के टाइम पे। अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस देना होगा, मार्केटिंग पे फोकस देना होगा। तो ये देखा गया कि जो यील्ड्स आ रही हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग से पहले शुरू में बहुत कम थी। इसी वजह से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करते हैं कि हम लोग जो है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी भी वैसी लानी पड़ेगी, उनको इनपुट्स डालने पड़ेंगे, तो उनके पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है। और शुरू में हमने ये भी देख लिया कि उसके अंदर यील्ड्स बहुत कम आ रही है, लेकिन अब वो यील्ड्स बहुत अच्छी हो रही हैं। तो ऑर्गेनिक जो है वो ये देखा गया कि वो शॉर्टर लाइफ में भी चीजों को प्रोड्यूस कर रही हैं, है ना। मोर ओवर चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ ऑफ सीजन क्रॉप्स इज क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम किसी सीजन में कुछ ही चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कन्वेंशनल फार्मिंग में नहीं है। इसके साथ साथ अगर ऐसा हो रहा है, दिक्कतें हैं, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तो होगा ही होगा और इंडिया को एडवांटेज भी होगा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनिक फूड्स की जो
डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इससे क्या है, हर रूरल कम्युनिटी जो है वो चूज कर सकती है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, हम लोगों को बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम अगर इन सब चीज़ों में करते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सिंपल देखा कि हमें रूरल डेवलपमेंट करना है। रूरल डेवलपमेंट करना है मतलब क्या, कि जो रूरल एरियाज़ हैं, मतलब कि विलेजेस हैं, उनका डेवलपमेंट करना है। और विलेजेस का डेवलपमेंट करना है, इसका मतलब वहाँ पर जो हो रही इकोनॉमी को डेवलप करना है, दैट मीन्स एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है। और एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, दो चीजों में डाइवर्सिफिकेशन, या तो आप क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन कर दो, या आप वर्कफोर्स में डाइवर्सिफिकेशन कर दो। क्रॉप्स में आप कैसे डाइवर्सिफिकेशन करोगे, या तो आप रोटेशन वाली क्रॉप्स लेकर आओगे या मिक्स्ड फार्मिंग करोगे। अगर आप वर्कफोर्स में डाइवर्सिफिकेशन करते हो, यू शुड इन्वॉल्व द वर्कफोर्स इनटू द हॉर्टिकल्चर, है ना, फिशरीज, इसके साथ साथ आपका और किस में इन्वॉल्व हो जाएगी, आपकी आईटी सेक्टर, वहां पे इनको क्या कर दो, आप इन्वॉल्व करा दो, लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो यहां से क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ये हमारा पूरा से था। तो ये देखा गया कि हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। भाई हमारा जो सेक्टर है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन टू इट एंड गिविंग ओनली जस्ट 70% ऑफ द जीडीपी इन टू इंडिया। तो वो चीज़ सही नहीं है। इस वजह से हम लोगों को क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन। उन लोगों को कहाँ पे, डेयरिंग में, पोल्ट्री में, फिशरीज में, वेजिटेबल फ्रूट्स में, हॉर्टिकल्चर में, इनके साथ उनको लिंक करना है। इसके साथ साथ हम लोगों को उनको लिंक करना है टू द मार्केट्स, दैट इज एक्सपोर्ट करवाना है चीज़ों को, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। और इसमें याद रखना, प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी हैव टू फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, we have to focus on the credit formal system जो रूरल एरियाज में चल तो रहा है, बट फेसिंग अ सेटबैक देयर ऑल्सो। मार्केटिंग के ऊपर फोकस है, जहां पे हमें 27,000 से ज्यादा मार्केट्स को जो है वो डेवलप करने की जरूरत है। फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चर पॉलिसीज को हमको अपना के आना है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर हम लोगों को क्या है, फोकस करना है, ताकि हमारा जो ये सेक्टर है जिसके अंदर पूरी पोटेंशियल है उसको वो क्या कर सके, ग्रास्प कर सके। हम लोग आज इन्वायरमेंट और रूरल डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते। अगर हमें रूरल डेवलपमेंट को लेकर चलना है और इन चीज़ों को डेवलप करना है तो थोड़ा थोड़ा इन्वायरमेंट को भी साथ लेकर चलना होगा, ना कि हम लोगों को उसे अलग और उसे अलग। तो हम लोग जो भी टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, जैसी भी लेकर आ रहे हैं, वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। इसके साथ जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो इकोलॉजिकली सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। आज के लिए इतना ही। रूरल डेवलपमेंट, तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर को हमें अच्छा करना होगा क्योंकि हमें रूरल डेवलपमेंट करना है, विलेजेस को सही करना है। और एग्रीकल्चर कैसे होगा, डाइवर्सिफिकेशन इन दी क्रॉप्स एंड डाइवर्सिफिकेशन इन दी वर्कफोर्स इनटू द डिफरेंट सेक्टर्स। तो इसकी वजह से, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हमें एनवायरनमेंट को और फार्मिंग को और एग्रीकल्चर को एक साथ एक ही वे में लेके जाना होगा, ताकि दोनों के अंदर, दोनों से क्या हो, एक सस्टेनेबल और प्लान्ड मैनर में एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारे इंडिया में चल सके। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।